नमस्ते फ्रॉम भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, आप सभी जानते हैं कि इसका सेशन चल रहा है अभी न्यूयॉर्क के अंदर। अब यहाँ पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, उन्होंने यहाँ पर यूएनजीओ को एड्रेस किया और साथ ही ये बात रखी कि जो यूएनएससी है यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ पर कुछ बदलाव की जरूरत है। इंडिया को भी ना इसका परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास सारी वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एक परमानेंट मेंबर के पास होनी चाहिए। तो यूएनएससी के अंदर हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। साथ में ही इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें करी, कनाडा के रिगार्डिंग भी कुछ बात करी है, तो वो सारे मुद्दे भी हम समझेंगे कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये हम कैसे पढ़ सकते हैं। देखो, इन्होंने अपने जो स्पीच की स्टार्ट करी दैट वाज बाय नमस्ते फ्रॉम भारत, ठीक है ना। यहां से इन्होंने स्टार्ट करा एंड इन्होंने बात करी कि जो यूएनजीए की थीम है रीबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रीइग्नाइटिंग ग्लोबल सॉलिडारिटी, इंडिया इसके साथ पूरी तरह से सहमत है कि एक तरह से दुनिया के अंदर ट्रस्ट और ग्लोबल सॉलिडारिटी आनी चाहिए। आज के टाइम के ऊपर ना दुनिया में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी कुछ अचीवमेंट्स भी हुई हैं, तो इंडिया के पास भी बहुत कुछ है यहाँ पर ऑफर करने के लिए। यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया G20 का। आप जानते हो ना कि G20 जब इंडिया में हुआ तो अपने आप में एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा। यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों का मानना था कि शायद एक कंसेंसस ना बन पाए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। एक साइड रशिया है, ठीक है ना, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज दूसरी साइड है, चाइना है, तो कैसे इनके बीच में कंसेंसस बन पाएगा, ये एक बड़ा कंसर्न था। पर इंडिया ने 2D के माध्यम से यानी कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के माध्यम से इंश्योर कर पाए कि ये चीज हम G20 का एक डॉक्यूमेंट आए एंड उसी को क्या बोलते हैं, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन यहाँ पे देखने को मिला। तो उसके रिगार्डिंग जो अलग अलग बातें थी ना, जैसे फॉर एग्जांपल वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की, ये बात इन्होंने अपनी स्पीच में भी रखी। साथ में इन्होंने बात करी कि 2030 तक ना हमें बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं उनको टैकल करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो वहां पर इनको अचीव करने के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है एंड आने वाले टाइम के अंदर भी अच्छा काम करता रहेगा। ये सारे मुख्य बातें G20 के अंदर भी थी, जो डिक्लेरेशन थी, एंड साथ साथ इनकी स्पीच का भी पार्ट बनी। इन्होंने ये भी बात कही कि आज के टाइम के ऊपर आप नोटिस करो, ईस्ट वेस्ट पोलराइज्ड है पूरी तरह से, साउथ वेस्ट सॉरी नॉर्थ और साउथ के बीच में पूरी तरह से डिवाइड है, ठीक है ना। ऐसे टाइम के अंदर जो डायलॉग और डिप्लोमेसी है, जो मैं 2D की बात कर रहा था, यही दो हमारे फंडामेंटल पिलर्स बनेंगे दुनिया के अंदर इफेक्टिव सोल्यूशन लाने के लिए। G20 इसीलिए सक्सेसफुल हो पाया क्योंकि इंडिया की तरफ से जो दोनों डी, डायलॉग डिप्लोमेसी, इनका अच्छे से यूटिलाइजेशन किया गया। साथ में अगर आप नोटिस करोगे, ग्लोबल साउथ की इन्होंने फिर से बात उठाई, ठीक है। G20 का भी एक मुख्य मुद्दा था ग्लोबल साउथ की आवाज को आगे लेकर आना। यहां पर भी इन्होंने ये बात इंश्योर करी है कि ग्लोबल साउथ की आवाज आगे लेकर आई जा पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन यूनियन की आपने बात देखी होगी, G20 के अंदर जो इस बार समिट हुआ, वहां पर अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर का दर्जा मिल गया। तो कहीं ना G20 ने भी अपने अंदर रिफॉर्म्स किए, एंड जो कि एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए बहुत अच्छी बात है, राइट। उसी तरह से अब समय आ चुका है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसको भी बदलाव इसके अंदर करा जाए, जो आज के समय की रियलिटी है उसके हिसाब से इसको अलाइन किया जाए, और इंडिया इसलिए इसका परमानेंट मेंबर यहाँ पे बनना चाहिए। साथ में अगर आप नोटिस करोगे, आज वो दिन नहीं रहे जब कुछ एक बड़ी कंट्रीज होती थी जो दुनिया भर का एजेंडा सेट करती थी। आज ऐसा नहीं है। आज अलग अलग हमारे पास पावर्स उभर कर आगे आ रही हैं। डेवलपिंग कंट्रीज की एक अलग पावर आ रही है, इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, जापान हो गया, ये सारी कंट्रीज आगे आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रीज को भी रोल आगे मिलना चाहिए, ठीक है ना। जर्मनी भी आपका है, राइट। तो ये भी इंडिया, हम यही चाहते हैं कि ये जो कुछ नेशंस कहीं ना कहीं एजेंडा सेट करते हैं ना, इससे हमें दूर जाना पड़ेगा और सभी को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब एक चीज आपने ना कई बार मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में, क्या एक्चुअल में जो नेम है वो कहीं ना कहीं आज के टाइम के ऊपर इरेलेवेंट हो गया या नहीं हो गया, ये क्वेश्चन कई लोगों के दिमाग में अक्सर उठता रहता है। तो यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर जी का मानना था कि इंडिया एक टाइम के ऊपर नॉन अलाइनमेंट में बिलीव करता था। अब हम ना, ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे कि हाँ हम अभी भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अंदर बिलीव करते हैं। कंट्रीज अपने फैसले लेंगी तो अपने हिसाब से लेंगी, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए, बट एट द सेम टाइम हम एक आज के टाइम के ऊपर इवॉल्व करेंगे एज अ विश्व मित्र। विश्व मित्र क्या होता है, ग्लोबल फ्रेंड की तरह। देखो फॉर एग्जांपल टर्की के अंदर अर्थक्वेक आया, ठीक है, टर्की के साथ हो सकता है हमारे कुछ मतभेद हो सकते हैं, पर जब वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया ना, तो इंडिया ने वहां पे ऑपरेशन दोस्त चलाया, वहां पर लोगों की हेल्प करी, उस कंट्री की हेल्प करी। तो यहाँ पर ना इंडिया आज के टाइम के ऊपर पूरी दुनिया का एक तरह से मित्र बन के इमर्ज किया है, एक तरह से विश्व मित्र जिसको हम कह सकते हैं। साथ में ही ना कनाडा के ऊपर उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला, पर इनडायरेक्टली उन्होंने बात कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बात करी
कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं कई बार कुछ कंट्रीज के अंदर टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस को डिटरमिन कर देती है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। देखो, देखने में बहुत सिंपल सी लाइन लगेगी, पर एक्चुअल में रेफरेंस एक्चुअल में कनाडा को ही था। वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, वो एक तरह से आप नोटिस कर रहे हो किस तरह से इंडिया के अगेंस्ट बयान उन्होंने बहुत सारे दिए, राइट। तो वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वहां की लोकल कम्युनिटी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो खालिस्तान सपोर्टर्स हैं उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इंडिया ने ये जो बात कही है ना, कि आप अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से टेररिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को, वायलेंस को अगर सपोर्ट कर रहे हो, तो वो ठीक बात नहीं है। यहाँ पर फोकस होना चाहिए टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट के ऊपर। आप किसी के अंदरूनी मसलों के अंदर दखल मत दीजिए। ये सारी बातें यहाँ पे डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा करी गई। बाकी इसके अलावा इन्वायरमेंट परस्पेक्टिव से अगर आप बात करोगे, तो लाइफस्टाइल फॉर डेवलपमेंट, ये मुद्दा G20 के अंदर भी था कि कैसे एक आम इंसान भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। गेटिंग द पॉइंट, इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ सरकारों को ही आगे आना पड़ेगा, नहीं, हम भी अपनी जिंदगी के अंदर छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं, जो कि हमें हेल्प करेंगे इस पूरी दुनिया को बेटर इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली परफॉर्म करने के अंदर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। साथ में फोकस है कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF, इनके अंदर भी आज के समय के ऊपर जो सिचुएशंस हैं उसके हिसाब से बदलाव किए जाएं, अगर जैसे ग्लोबल साउथ की आवाज यहाँ पे सुनी जाए। साथ में अगर आप नोटिस करोगे, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर भी ना, जैसे हेल्थ सेक्टर के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है, कोविन हो गया, आरोग्य सेतु हो गया, टेलीमेडिसिन हो गया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ डिजिटल चीजों का यूज कर रहे हैं, डिजिटल सर्विसेज का यूज कर रहे हैं, ताकि लोगों की जिंदगी बेहतर हो। इसी तरह की चीजें होती हैं जो दुनिया भर में हमें देखने को मिलती हैं। अलग अलग कंट्रीज के कुछ अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, जहां पर ना हम सबको इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको नए लोगों को इन्वॉल्व करने अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसी चीजों को यूज करना चाहिए, ठीक है, कंट्रीज आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं इस चीज के अंदर। तो यहाँ पर इसके बारे में भी बात यहाँ पे करी गई। एक देखो मुद्दा जो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस का रहता ही है, कि यहाँ पर कैसे था। देखो G20 के अंदर भी हमारा फोकस क्या था, प्लेनेट, पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के ऊपर। हमने फोकस इस पे ऊपर किया कि आज का जो समय है ना, वो वॉर का बिल्कुल भी समय नहीं है, वो युद्ध का बिल्कुल भी समय नहीं है, हमें आपस में पीस स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो इंडिया को भी ना आज के टाइम के ऊपर एक सोल्यूशन प्रोवाइडर की तरह देखा जा रहा है, जो क्या करता है, जो डिवाइड को ब्रिज करता है। कहीं ना कहीं जो आप डिवाइड देखते हो ना, कि साउथ, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड है, ठीक है ना, जो वेस्ट और ईस्ट है उनके बीच का डिवाइड है, इंडिया इनको ब्रिज करेगा। ये जो बात हम करते हैं ना, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर की, ये क्या है, ये इस डिवाइड को ही तो ब्रिज करने का एक तरीका है। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग भी बात करी गई। बाकी अगर आप नोटिस करोगे, तो G20 के अंदर जो अलग अलग हमने मुद्दे लिए थे, उनके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा ये जो कॉरिडोर बन रहा है, ठीक है, यूरोप के साथ, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ठीक है ना, इसके बारे में आप जानते होंगे कैसे यहाँ पे कनेक्टिविटी इंप्रूव करी जाएंगी। तो ये भी एक अच्छी बात है। देखो ऐसा डायरेक्टली तो नहीं बोला, पर आप जानते हो कहीं ना कहीं चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको कहीं ना कहीं हम काउंटर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ में अगर आप नोटिस करोगे, G20 के टाइम के ऊपर हमने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च किया था। तो ये भी एनवायरमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए बहुत अच्छे कदम हमारे द्वारा देखे जाते हैं। बाकी जो मैं बात कर रहा था डिजास्टर के रिगार्डिंग, तो वहां पर इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह उभर कर आ गया है। चाहे टर्की की बात हो, सीरिया की बात हो, वहां पर जब अर्थक्वेक आया था इस साल के स्टार्टिंग के अंदर, वहां पर हमने हेल्प करी। श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आया, तब इंडिया ने हेल्प करी। पैसिफिक आइलैंड्स के अंदर जो चीजें हो रही थी, वहां पर भी आप नोटिस करोगे, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एक्शन, वहां पर इंडिया ने आगे बढ़कर सबका सहयोग किया है। आज के टाइम के ऊपर इंडिया, आप जानते हो, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप नोटिस करोगे, दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज है जो इंडिया के साथ रिलेट करती हैं, चाहे हिस्ट्री सेंस में हो गया, ज्योग्राफी सेंस में हो गया, कल्चर के सेंस में हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम मिलकर ना अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, तो डेफिनेटली बहुत सारे सोल्यूशन हम यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी ना इंडिया की काफी तारीफ करी गई है कि इंडिया काफी अच्छा कर रहा है। इसके साथ में इंडिया अब अमृत काल के अंदर एंटर कर चुका है, ठीक है, 75 साल हो चुके हैं हमारी आजादी के, और अब हम 100वें साल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी 24 साल हैं, तो उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे टाइम के ऊपर चंद्रयान 3 जो हमारा लैंड हुआ, ठीक है, इंडिया की बहुत सारी क्रिएटिविटी की चीजें ये भी हमें देखने को मिली हैं। इसी तरह से ना उन्होंने अपनी स्पीच की एंड करी, जो इंडिया में एक बहुत ही हिस्टोरिक लेजिस्लेशन आया है, वो क्या है, महिलाओं के लिए जो 1/3 जो सीट रिजर्व करी गई है, ठीक है ना, तो वो भी एक बहुत अच्छा कदम है। तो एक्चुअल में ना G20 के अंदर भी हमने बात क्या करी थी, वुमेन लेड डेवलपमेंट की, याद है ना, इस बारे में बहुत बार चर्चा करी है मैंने आपके साथ। तो यहाँ पर भी इसके थ्रू भी फोकस यही था कि वुमेन लेड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाए, और 1/3 सीट रिजर्व करना भी उसी डायरेक्शन में एक कदम है। एट द एंड ऑफ द स्पीच ना उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करी, और आपने एक बार इसको खुद पढ़ो, ये वाली लाइंस। यहाँ पे उन्होंने बोला कि एज अ सिविलाइजेशनल पॉलिटी, हम बोलते हैं ना कि इंडिया के हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं बहुत लंबे टाइम्स के ऊपर, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक पढ़ते हैं हम, ठीक है ना, बहुत सारे इस तरह से हम सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो वहां से हमारे एंशियंट रूट्स भी हैं, बट एट द सेम टाइम हम आज के टाइम पे ऊपर मॉडर्निटी को भी यहाँ पे एम्ब्रेस करते हैं।
तो यहाँ पर ना एक कॉम्बिनेशन है, कौन सा, ट्रेडिशन का भी और टेक्नोलॉजी का भी। ये दोनों जब साथ में आते हैं ना, तभी क्या बनता है, तभी बनता है क्या, इंडिया दैट इज भारत। समझे, ये देखो, इट इज दिस फ्यूजन दैट टुडे डिफाइंस इंडिया दैट इज भारत। ये दोनों का मिक्सचर ही तो है, मॉडर्निटी भी है पर साथ साथ ट्रेडिशनलिज्म भी है। अगर आपने अपने जीएस पेपर 1 का सोसाइटी का सिलेबस देखा होगा ना, वहां पर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इंडिया कैसे इस चीज को मेंटेन कर पा रहा है। तो ये इसका आप उसके अंदर डेफिनेटली ये चीज बता सकते हो। ये जो इंडिया दैट इज भारत है ना, उसका मतलब यही है कि मॉडर्निटी भी है पर ट्रेडिशनलिज्म भी है। आपका टेक्नोलॉजी भी आप यूज कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं आपके सिविलाइजेशन पॉलिटी को भी आपने इंश्योर करके रखा हुआ है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो डॉक्टर एस जयशंकर जी की स्पीच के अंदर थी। आप डेफिनेटली इनमें से कुछ पॉइंटर्स, जैसे फॉर एग्जांपल विश्व मित्र की बात हो गया, ठीक है ना, जहां पे हम ग्लोबल फ्रेंड की बात करेंगे, सबका हम दोस्त हैं, ठीक है ना। आप जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हो गया, बायोफ्यूल लाइंस हो गया, इंडिया मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमिक जो यूरोप कॉरिडोर हो गया, इनके बारे में डेफिनेटली आप चर्चा करो। ये ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी का हो गया, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी हो गया। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो अपने आप आंसर में लिखोगे ना, तो डेफिनेटली आपके आंसर काफी एनरिच्ड और काफी अच्छे लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको जो सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।